नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी विषय यह है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ राज्यों में तो बहुत कम दिन रह गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साउथ के एक राज्य में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है। टीवी पर आपको 3 ही राज्य के विषय में सुनने को मिल रहा होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को लोग गिनती में नहीं मानते क्योंकि उससे हिंदी बेल्ट में समाचार को इम्पैक्ट नहीं किया जा सकता या समाचार के माध्यम से प्रभावित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बेल्ट है और हिंदी वाले समाचार को वहाँ पर प्रसारित नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ हिंदी समझने बोलने वाले लोग कम हैं। इसलिए समाचार चैनलों पर हमास, फिलिस्तीन, इजराइल के बाद अगर कुछ सब खबरें दिखाई जा रही हैं या दिखाने पर मजबूर की जा रही हैं, वो है 3 राज्य के चुनाव, मात्र 3 राज्य की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मेरा अपना मानना है कि जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ये सब जो होता है उसको पता न सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोक लगाया है। मेरे हिसाब से उस पर रोक लग जाना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर समय क्यों खराब करें। मेरे हाथ में है यह सोचने पर आपको मजबूर करना, खुद सोचना कि आखिर चुनाव का मुद्दा क्या हो, किस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। मैं राकेश सिंह परमार, क्षत्रिय जाति, हिंदू धर्म और भारतीय राष्ट्रीयता है। मेरे लिए क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए, मेरे लिए कौन सा राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को संकुचित कर लूं, सिर्फ क्षत्रिय तक रखूं, देखो इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता क्योंकि मैं बाई बॉर्न क्षत्रिय हूं। राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया है, राजपूत पिता, क्षत्रिय पिता ने मेरा लालन पालन किया है, एक क्षत्रिय लड़की से शादी किया है और वो मेरी घरवाली है और हमने क्षत्रियों को जन्म दिया है। तो क्षत्रिय तो मेरे से अभी तक तो हटा नहीं है। अब आगे का मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, कहाँ तक देश जा रहा है और कहाँ तक समाज जा रहा है, तो आगे क्या होगा। मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आगे पीछे आजू बाजू छत्री और छत्री ही है, क्षत्रिय राजपूत हूँ मैं। तो मेरे लिए कौन सी पार्टी बढ़िया है और किस पार्टी ने हमारे लिए सोचा है, इसमें निसंदेह निसंकोच मैं कह सकता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल मेरे लिए नहीं सोचा है। किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में, राजनीतिक दल के प्राथमिकता में क्षत्रिय नहीं है। वो कभी भी क्षत्रिय को राजनीतिक वोट के लिए, राजनीति के लिए या इस बात के लिए कि ये लोग भी रेलेवेंट हैं, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा है। उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि कभी राजपूत नाम का भी कोई जाति होती है और ये भी हमारे किसी काम का है। हालांकि कुछ दिन पहले तक तो हिंदू भी इसी कैटेगरी में था। हिंदू को भी नहीं माना जाता था कि ये कोई जाति मतलब धर्म है और इनका कोई मतलब है, क्योंकि शरेआम देश का प्रधानमंत्री, हाई सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खुलेआम यह कहते थे कि भाई इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मतलब बहुसंख्यक जो इस देश में है उनका इस देश संसाधनों पर बिल्कुल अधिकार नहीं। देश के संसाधन सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई है। लेकिन चलिए, एक पार्टी आई है जिसने सार्वजनिक रूप में हिंदुत्व को अंगीकार किया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद कोई पार्टी ऐसी आवे जो क्षत्रियों को भी अंगीकार करे और कहे कि भाई क्षत्रिय भी मेरे हैं, या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी हिंदुत्व को अपनाया गया है क्योंकि ये जो वर्तमान वाली सरकार है वो सरेआम हिंदू प्रतीकों का सम्मान करती है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे अगर देश या विदेश कहीं भी दौरे पर जाते हैं और अगर वहाँ कोई हिंदू मंदिर, हिंदू धर्मस्थल या हिंदू प्रतीक दिखता है तो वो वहाँ पर जाते हैं, बाकायदा वीडियो कैमरा पर फोटो खिंचवाते हैं, समाचार चैनल पर चलवाते हैं। तो कम से कम यह तो बदला है। नहीं तो हम अब तक देश के राजनीति में रहने वाले शीर्षस्थ पार्षदाधीशों को सिर्फ जालीदार टोपी लगाते देखा था और इफ्तार की पार्टी आयोजित करते हुए सुना था मैंने। कभी नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं देखा था, क्योंकि उनको पता है कि यह वोट बैंक में तब्दील होने वाली धर्म नहीं है, क्योंकि हमने इनमें अपने
अथक प्रयासों से जातीय हिसाब से बांट दिया है, क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया है, अब तो पुरुष और महिला में बांट दिया है। तो यह एक छत्र नहीं है। जो एक छत्र है उनको संभाला जाए, और मुसलमान एक छत्र है उनके नजर में ऐसा था। तो अब क्षत्रिय कहाँ जाए? देखिए, क्षत्रिय ने हमेशा से छत्र देने का काम किया है। उनके छत्र छाया में राष्ट्र सुरक्षित रहा है। हमने पंडित जी लोगों को राजकोष दिया, बोला भाई आप इस चीज को देखिए, संभालिए, धर्म आपके जिम्मे दे रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा हमारे जिम्मे है और हम इसकी रक्षा करेंगे। तो जिन्होंने अपनी 546 रियासतें इस देश को दे दी, जिन्होंने अपना राजकोष दे दिया, जिन्होंने अपना सैन्य बल दे दिया, जिन्होंने अपना आयुध भंडारण दे दिया, वो इतनी कुर्बानी तो देंगे कि वो अपने हित के लिए देश का हित नहीं करेंगे। राजनीतिक दल के लोग यही सोच करके, इसी मजबूरी का फायदा उठा करके जानते हैं कि जो कौम, जो धर्म, जो वर्ग, जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के सीमाओं की रक्षा किए हैं, वो लोग देश की अहित नहीं सोच सकते। हमको इनके हित सोचने की जरूरत नहीं है। और इस काम को साजिशतन कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में क्षत्रिय कहीं नहीं है। वह अपने ही एजेंडे पर चलता रहता है। वो मुसलमान को अपना भाई बनाने की बात कर सकता है, क्षत्रिय को अपना बनाने की बात नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय स्वयं संघ के एजेंडे में क्षत्रिय का कहीं कोई स्थान नहीं है। अब सवाल है कि हम संघ का अगर विरोध करेंगे तो राष्ट्रवाद का विरोध होगा, क्योंकि संघ राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी संस्था है, वो राष्ट्र हित सर्वोपरि करती है। तो फिर हमारा हित तो आरएसएस के साथ जुड़ने में ही और भाजपा के साथ जुड़ने में ही है। लेकिन मित्रों, आपको एक बात बताता हूं, यह देश एक ऐसा है जिसमें जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप अपना बहुसंख्यक बात दिखाएंगे नहीं, तब तक सरकार आपके सामने झुकेगी नहीं। तब सवाल है कि वोट किसको दें? भाई, कांग्रेस ने भी हमारे विषय में कभी नहीं सोचा, भाजपा भी नहीं सोचती है, तो हम क्या करें, वोट ना दें? ऐसा तो हो नहीं सकता। नागरिक धर्म की अदायगी, नागरिक धर्म का कर्तव्य, नागरिक धर्म की मांग है कि आप मतदान करें, क्योंकि मतदान से हटना नागरिक धर्म का अपमान करना है। और वो जो आपको अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में, वोट के माध्यम से सरकार बनाने बिगाड़ने का, उसे अगर उससे एक वर्ग उसमें सम्मिलित ही नहीं होगा, उसमें सहभागिता ही नहीं करेगा, तो फिर अछूता रह जाएगा। फिर वो अधिकार ही नहीं है उसको ये कहने के लिए कि ये सरकार गलत है, ये सरकार सही है। आपने ना तो सरकार बनाने में योगदान दिया, ना सरकार को रोकने में योगदान दिया, तो फिर आप घर बैठ करके ताली बजाएंगे तो कैसे बताएंगे कि मेरा कोई योगदान है और मैं कुछ कहता हूं? 5 साल में मौका आता है आपको ये कहने के लिए कि जो सरकार पीछे काम की है, हम उसके काम से सहमत है कि नहीं है। यह बात आप अपने वोट के माध्यम से बताते हैं। तो अभी आपको एक और मौका आया हुआ है, ये विधानसभा के चुनाव में कम से कम ये कर लीजिए। पिछले बार राजनीतिक दल के लोगों ने आपके मतदान के अधिकार को समझा, तभी जाकर के 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया। यह बात जान लीजिए, आरक्षण आपको ऐसे फ्री में नहीं मिला है। पिछले बार की सरकार के बनाने में यही राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को भाजपा से छीन लेने में नोटा का बड़ा योगदान था, क्योंकि जितने सीट से भाजपा हारी थी और जितने जितने वोटों से भाजपा हारी थी, उतनी उतनी से ज्यादा नोटा को मतदान हुआ था। मतलब साफ था कि नोटा जो पड़ा हुआ है, नोटा वालों ने कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहा और भाजपा को दिए नहीं, गुस्से में कि भाई तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कारण उसका था कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट को और ज्यादा कठोर करने में यह वर्तमान सरकार ने अपनी एड़ी चोटी लगाती थी, अपने बहुमत के जोड़ पर उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया था। पहले ST/ST में आपकी सुनवाई थी, SP स्तर का अधिकारी आपका जांच करता था। अब ये हो गया है कि अगर कोई आदमी आप पर ST/ST का केस बनाता है तो सबसे पहले तो आप 6 महीना तक जेल में रहेंगे, आपका 6 महीना जमानत पर चर्चा ही नहीं होगा। 6 महीना बाद आप पर चर्चा होगा या आप अपराधी साबित होंगे नहीं होंगे वो अलग मैटर। हो सकता है आप अपराधी ना हो, पहले दिन केस डिसमिस हो जाए, लेकिन 6 महीना तो आप अननेसेसरी जेल में बंद हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा कड़ा हो जाने के बाद क्षत्रियों को और सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ा पीड़ा हुआ था। तो सामान्य वर्ग के लोगों ने क्या किया था कि नोटा का सोटा चला दिया था
तो ये जो नोटा जो वोट होता है ना, उसकी बड़ी सूक्ष्म समीक्षा राजनीतिक दल के लोग करते हैं। इसीलिए सारे के सारे लोग मुसलमानों के सामने शरणागत हुए रहते हैं, मुसलमानों का तलवा चाटने पर मजबूर हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान एक छत्र वोट करता है। मुसलमान को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्याज 200 रुपये किलो है, पेट्रोल 500 रुपये लीटर है, गैस 5000 रुपये का सिलेंडर है, सोना 2 लाख रुपये तोला है। इससे उससे कोई मतलब नहीं। इससे कोई मतलब नहीं कि विदेशी मुद्रा भंडार घाटे में है कि मुनाफे में है, चीन हम पर चढ़ाई किया है कि पाकिस्तान पैदल चल के हम पर हमला करने की स्थिति में आ गया। इससे मुसलमान को कोई मतलब नहीं। मुसलमान अपने मनसा कर्मणा वाचना से एक ही चीज कहता है कि मेरा हित ही मेरा हित है। हालांकि मैं अपने 2 दिन के पहले के वीडियो बयान में कहा है कि राष्ट्रभक्ति पर मैं रत्ती भर भी मुसलमान का संदेह नहीं करता, और आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं। मुसलमान राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो हमारे जैसा राष्ट्रभक्त है, बल्कि उसका राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न उठाना ही गलत बात है। लेकिन फिर भी राष्ट्रभक्ति एक अलग चीज है। उसके बाद मुसलमान अपनी भक्ति पसंद करता है, जैसे कहता है कि भाई मेरी बात को मानो, मेरे किताब के बात में कहीं कोई छेड़छाड़ की बात मत करो, मेरे धर्म के विषय में कहीं ऊंच नीच सोचो मत, करना तो बड़ी दूर की बात है, कर तो अब सकते नहीं है, नहीं तो वहां गला काटने का प्रावधान है। तो वो अपने शर्तों को मनवाता है, और जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता उसको मतदान के माध्यम से दरकिनार कर देता है। इसीलिए राजनीतिक दल लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान एक छत्र एकजुट होकर का मतदान करता है, इसलिए हम उसका तलवा चाटे और उसके हक की बात करें। और हिंदू बटा हुआ है, हिंदू कहीं यादव को वोट देता है, दलित को वोट देता है, बनिया को वोट देता है, राजपूत को वोट देता है, भूमियार को देता है, ब्राह्मण को देता है। मतलब वो एक दूसरे को वोट नहीं देते हैं, बड़ा कम मार्जिन है। तो फिर इनको क्यों सोचे जो ये कुनवे में बटे हुए हैं और ये एक छत्र 20% है। तो इसी वजह से वो राजनीतिक दल के लोग उनका फायदा करते हैं, उनका हित सोचते हैं। तो जब राजनीतिक दलों ने पिछला बार इसका सूक्ष्म समीक्षा किया तो पाया कि भाई ये जहां 500 से हारे गए हैं, 300 से हारे हैं, 200 से हारे हैं, कहीं के 50 वोट से हारा है भाजपा, और जहां 200 से हारा वहां 600 नोटा का वोट पड़ा है, जहां 500 वोट से हारा हुआ है वहीं 1000 नोटा का वोट पड़ा हुआ है। मतलब अगर वो 1000 वोट इसको मिल जाता है तो भाजपा वहां पर 500 वोट से जीत जाती, क्योंकि वो 500 से हारी है और 1000 नोटा का मतदान हुआ है। 1000 का मतलब 1000 इधर मिलता होता तो 500 मार्जिन होता और 500 से जीत हो जाती, तो सरकार बना लेती भाजपा। जब भाजपा ने यह सोचा तो बोला कि भाई लगता है कि स्वर्ण समाज के लोगों में एकता सोच डेवलप हुआ है, और अगर इसको हम जल्दी कुछ ना कुछ नहीं किए तो यह मामला फिर विस्फोटक हो सकता है और इसको संभालना जरा नामुमकिन सा हो जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह बात आई कि भाई इनके विषय में सोचा जाए। तब आनंद फानंद में प्रधानमंत्री कहा कि भाई एक काम करिए, सामान्य वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आरक्षण से है कि दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को और ओबीसी वर्ग को आरक्षण है और हमको नहीं है, तो भाई इनको भी 10% आरक्षण दे दो। और उन्होंने वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सोनों को 10% आरक्षण दिया, और उसका परिणाम पाया कि अगले बार में नोटा का प्रतिशत कम हो गया। मैं आपको वही याद कराने के लिए आज आया हुआ कि आप अपना बात याद करिए। कई बार ना याद नहीं कराने से इंसान भूल जाता है। इंसान छोड़िए, भगवान भूल जाते हैं। हनुमान जी लंका में जब किनारे पर बैठे और पता चल गया, गरुड़ जी ने बता दिया था कि माता सीता इस समुद्र के उस पार लंका में है, रावण हर के ले गए हैं, तो अब वहां पुल तो था नहीं, तो सारे लोग बैठे थे। अब सब लोग सोच रहे कि भाई ये नदी को, मतलब ये समुद्र को लांघा कैसे जाए, कौन इतना शक्तिशाली है। तब जामुन जी ने हनुमान जी को बुलाया, भाई क्यों चुप बैठू बलवाना, तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान चीज है। तब हनुमान जी कह गया यार हाँ मैं तो इसको लांघ सकता हूं। फिर हनुमान जी समुद्र लांघ करके उस तरफ गए, और माता जी को है वो बाकी रामायण में है, वो हमारे रामायण पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। और नहीं मैं अपने आप को जामुन मानता हूं, मैं तो एक साधारण आदमी मानता हूं। और चूंकि बहुत पुरानी बात नहीं, ये सिर्फ 5 साल पुरानी बात है, वो बात आपको याद करा रहा हूं कि अगर आपको याद ना हो तो एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे भारतीय मतदाताओं का याददाश्त जरूर खराब है। इसमें ये मैं विनम्रता से क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि आपको याद कुछ नहीं रहता। नहीं तो अगर आपको याद कर होता तो आप अरविंद केजरीवाल तीसरा बार मुख्यमंत्री नहीं बनता और बाद में पंजाब में भी मंत्रिमंडल में कब्जा नहीं कर लिया होता। लालू प्रसाद का परिवार लगातार 30 साल से सरकार में नहीं बने रहता।
मतलब देश में ऐसे ऐसे लोग सरकार में हैं जिन्होंने सिर्फ आपका नुकसान ही किया है, आप में बंटवारा किया है, आपका दोहन किया है और आपने उसको सरकार बनाने में मदद किया है अपने वोटों से। तो यथार्थ तो आपका कमजोर ही है, ये तो मन नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे ध्यान है, मुझे पता है कि आपका यथार्थ कमजोर है। मैं आपको यह बताने के लिए आज बैठा हूँ, हाथ जोड़ के आपको याद दिला रहा हूँ कि पिछला बार जब आपने नोटा का सूटा चलाया था तो 10% आरक्षण आपके हिस्से में आया था। फिर से नोटा पर ध्यान दीजिएगा तो और भी कुछ आपके हितों की बात होगी, और या फिर आपको सामान्य इंसान का दर्जा प्राप्त होगा और लोग आपको भी सम्मानित नजरों से देखेंगे। यह हो सकता है, मेरा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से देश दुनिया में ही अपनी छाप छोड़ी, अपनी धाक जमाई है, ऐसा सम्मान इसके पहले किसी सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन ये मोदी जी के जमाने में सोचेंगे। फिलहाल यह सरकार से मोदी का सरकार को बनने बिगड़ने में कोई फर्क नहीं आएगा। वो 24 के समय में सोचूंगा कि क्या करना है। फिलहाल एक सेमीफाइनल में अपना मत का प्रभाव दिखाइए और नोटा का सूटा चलाइए। आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में कम से कम उधर तमिल तेलुगु वाले लोग हमारी बात न समझ पा रहे हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले लोग तो हिंदी समझते हैं और मेरा कार्यक्रम हिंदी में। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप नोटा का सूटा चलाएं और सरकारों को सोचने पर मजबूर करें कि अगर आपने हमारे लिए नहीं सोचा तो यह सूटा 2024 में मोदी के लिए भी चल सकता है। और विश्वास करिए, अगर आपने नोटा का सूटा ढंग से चला दिया तो मोदी आपके हितों की रक्षा सोचने पर मजबूर नहीं होंगे, रक्षा करेंगे मनसा करुणा वाचला तीनों से, क्योंकि उनको फिर पता होगा कि स्वर्ण समाज जाग गया है और वो अपने हकों की बात समझने लगा है और हक की मांग करने लगा है। तो करिए, क्योंकि कहा गया है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये तो सरकार है। माँ जैसी पावन पवित्र को भी एक बार भूल जाती गया दूध पिया नहीं पाया। जब बच्चा रोने लगता है याद आ गया, यार इतने में दूध नहीं दिया था, पिला देते हैं। तो जब माँ रोने से दूध पिलाती है तो सरकार को तो रुलाएंगे, तभी वो आपके हिस्से की दूध मलाई देगी। तो सरकार को रुलाइए, सरकार के स्वर्ण विरोधी मानसिकता को झुकाइए और नोटा का सूटा चलाइए। इन्हीं अनुरोधों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय।